अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान ख़ान हिन महीने जे आख़िर में इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो आहे, जॾहिं त हुकूमत जो इहो मौक़िफ़ आहे त ख़ान साहब खे एहतजाज जो हक़ आहे। डी चौक ते खेनि अचण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। जेकॾहिं F9 पार्क में हू जलसो कनि त हू करे सघनि था, जॾहिं त तहरीक इंसाफ़ जो इहो मौक़िफ़ आहे त हुननि जो जमहूरी ऐं आइनी हक़ आहे। एहतजाज जो जेको हक़ आहे उहो आइन में दर्ज आहे, जंहिं सबबु हुकूमत खे को बि जवाज़ न आहे त हुननि जे एहतजाज खे रोके छॾे। जॾहिं त इमरान ख़ान जो जेको तौहीन अदालत वारो केस हो, उन में इमरान ख़ान जेतोणीकि पंहिंजे उन अमल ते माफ़ीअ जी ॻाल्हि कई आहे ऐं अदालत खेनि चयो आहे त पोइ तव्हां लिखत में अहिड़ी माफ़ी ॾियो त पोइ उनखे उनजो जाइज़ो वठी सघिजे थो, उन बैदि फ़ैसिलो अदालत कंदी। पर इमरान ख़ान जे वकील हामिद ख़ान जो चवणु हो त इन खां अॻु जेको जवाबु दाख़िल कयो हो उन जवाब जो ई तसल आहे, जॾहिं त जेका माफ़ी आहे उहा गैर मशरूत माफ़ी इमरान ख़ान साहब न घुरी आहे, पर उन में इहो चयो आहे त औरत जज वटि वञी उहो माफ़ी वठी सघे थो, पर अदालत खां गैर मशरूत माफ़ीअ जी ॻाल्हि न कई आहे। हाणे ॾिसिजे त हामिद ख़ान जे अहिड़े मौक़िफ़ बादि जॾहिं 29 तारीख़ हिकु भेरो ॿीहर हेयरिंग थींदी त उन में अदालत इमरान ख़ान खे रिलीफ ॾिए थी या तौहीन अदालत जी सज़ा ॿुधाए थी। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर गौस अहमद नियाज़ी साहब, जंहिंजो तालिक़ मुस्लिम लीग नवाज़ सां आहे ऐं मुस्लिम लीग नवाज़ जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, ये बताएं कि खान साहब ने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद का धावा बोलने का ऐलान किया है, आप क्या कहेंगे? ये जो मूव है खान साहब की, इससे पहले भी लॉन्ग मार्च की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का इंतज़ार था, लेकिन खान साहब का कहना है कि ये जो लॉन्ग मार्च होगी वो नतीजा खेज होगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, खान साहब हर दफा यही कहते हैं। उन्होंने पहले कहा था मैं 27 मार्च को सरप्राइज दूंगा, मैं यही करूंगा वो करूंगा। फिर उसके बाद जब भी वो कहते 25 मई को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह महाजर का मुकाबला किया कि कीड़े भक्की हैं। असल में खान साहब अंदर से डरे हुए हैं, उनको ये खौफ है ये इसकी वजह से ये ऐसा की कीड़े भक्कियां और ये लगाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, और राना साहब को ये धमकी देते हैं। तो ज़ाहिर रियासत कमजोर नहीं होती, रियासत कानून तरीके से इनका मुकाबला करेगी और ये लोग मुंह के खाएंगे। इनके पास कारकर्दगी दिखाने को कुछ भी नहीं है। कोई 4 साल में कोई एक प्रोजेक्ट भी नहीं बता सकते जो आवाम और लोगों की भलाई के लिए उन्होंने किया हो। सिर्फ यही है कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और चढ़ाई करूंगा और राना साहब मैं ये करूंगा वो करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। ये भी इसी तरह इसका जो ये भी करके देख लें। अब तो पंजाबी हुकूमत है, उधर हुकूमत है, हम देखते क्या कर लेते हैं, कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह रियासत इसमें चलती रहेगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह जल्द ही से इमरान खान से छुटकारा हासिल करेगा। और बहुत से ऐसा ये लोग इसको लोग मायूस हो गए इससे कि ये शख्स किसी ना मुल्क के लिए ना इतने सैलाब के लिए इतने बड़े क्राइसिस हैं, किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ मैं लगाई हुई है कि मैं सबसे बड़ा जो है वो कोई ना इसकी पॉलिसी कोई नहीं, ना कोई पॉलिसी दे सकता है कि मैं मुल्क के लिए क्या करूँगा। जैसे कि एक सैलाब जो लोगों इलाकों का दायरा करे, उन लोगों की इंटरव्यू करे, वो एक दिन के लिए गया हेलीकॉप्टर पे और वहाँ जाके आपने देखे कि हेलीकॉप्टर में बैठ के भी वो मतलब कोई लोगों को नहीं देख रहा था, वो अपने व्हाट्सएप देख रहा था कि क्या सोशल मीडिया का शौक है। सारे ये शहर की पहली जो तूफान है सोशल मीडिया पे, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो अभी हफ्ते को इसने ऐलान करना है कि मैं कब करूँगा, इधर के देख के कुछ भी नहीं होना अच्छा। तो इंशाल्लाह बहुत के साथ चलता रहेगा और खान साहब इक़्तिदार में वापस आने के जो साहब है वो छोड़ रहे हैं सब, बल्कि हुकूमत के साथ चलें और मुल्क ताकि हमारा जो मुआशी जल्द में फंस चुका है उसको निकाला जा सके। ये हमारे लिए दिन ब दिन रुकावटें खड़ी करते हैं। अब इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि लोग सैलाब के लिए पाकिस्तान को मदद दे रहे हैं और ये खुद और इनकी जो टीम है वो लोग तो दुनिया को कह रहे हैं कि इनको ना तो ये करप्शन करते हैं। मतलब इससे बड़ी
پاکستان کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے. تو خان صاحب کا ذہنی توازن جب سے اقتدار سے نکالا گیا ہے ٹھیک نہیں رہا. اور دیکھ پا رہے ہیں وہ دوبارہ کبھی آرمی چیف کی بات کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. تو یہ ڈرامہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. زیادہ سے زیادہ 2-4 ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کو چھوڑنا شروع ہو جائیں گے. اچھا نیازی صاحب یہ بتائیں، آپ نے سیلاب میں عمران خان صاحب کی سنجیدگی کی بات کی، تو ابھی سیلاب کی صورتحال ہے، پورا ملک ڈوبا ہوا ہے پانی میں، سیلاب متاثرین کے مسائل ہیں. اس دوران لانگ مارچ کا اعلان، اس سنجیدگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہ ایسا پوزیشن لیڈر ملا ہے کہ سیلاب کے صرف پاکستان نہیں، پاکستان کی حکومت نہیں، پوری دنیا کے لیڈر جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. اب امریکی صدر بش نے جو جنرل اسمبلی اقتدار کیا ہے اس نے پاکستان کا نام لیا ہے کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان ڈوبا ہوا ہے اور ہمیں اس کو مدد کرنی چاہیے. اس موقع پر بھی بجائے اس کے کہ یہ جا کے لوگوں کی مدد کرتا، وہ بھی تو طاقت ہے نا، وہ بھی لوگوں کی ہمدردی ہے. بجائے کہ تو شرارت کرنا، حکومت کے کام کرنے سے روکنا اور پھر رکاوٹیں پیدا کرنا، تو یہ کوئی فرسٹریشن کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے. عمران خان کو چاہیے تھا کہ سیلاب کی لوگوں کی مدد کرتا، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، ان کو کی سہولتیں پیدا کرتا. ایک دن کے لیے سیلاب کے لیے یہ نزدہ علاقوں میں عام بھی تصویر بنا کے اوپر سے تو وہ واپس آ گئے. حالانکہ کے پی کے میں حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، راجن گورو کتنے متاثر ہوئے ہیں، اس طرح کے پی کے ہوئے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں اس کو اقتدار چاہیے. آرمی چیف تک تمام اداروں کو جو ہے وہ متنازع بنا رہے ہیں. پہلے اس نظریے کو متنازع بنایا، اب یہ ہمارے سیکورٹی ادارے وہ بھی متنازع بنا رہے ہیں. تو یہ لوگ کس طرح سے آ رہے ہیں، ہم تو بڑی پریشانی ہے کہ پاکستان کے ساتھ گھرونا کھیل کھیل رہے ہیں. لیکن اب سنجیدہ لوگ ایسا تو سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ چلا گیا. اس میں 100-200 بندہ رکھے ہوئے سوشل میڈیا پہ جو سارا دن اس کی پروجیکشن کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کیا وہ کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں. تو اتنی کی کچھ بھی نہیں ان کے پاس، نہ کچھ سکیم ہے. آپ دیکھیں کہ سوات میں جہاں وہ گھر بنائے تھے دریا کے کنارے پر، یہ ہوٹل بنائے تھے، اگر 2010 میں وہ بیٹھ گئے تھے اور پھر وہاں فیصلہ ہوا کہ آئندہ یہاں کوئی بھی جو ہے وہ ہوٹل سے کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگی. لیکن پھر انہوں نے پیسے دے کے کرپشن کر کے اس کی جگہ پھر دوبارہ ہوٹل بنا دی. اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا، لوگوں کو نقصان ہوا. تو یہ صرف کرپشن کے پاستا ہے اور کرپشن کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کرپشن میں اور نیچے گیا ہے ان کے دور میں. تو یہ کرپشن کا شو کرتے ہیں لیکن خود وہ کرتے ہیں اور اس کے کوئی قوم نہ رکھے. فی الحال وہ ایک فرسٹریشن کی شعار ہے اور ینگ جنریشن نعرے کے پیچھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا لوگ جلدی انشاءاللہ اس سے سمجھ رہے ہیں اور سنجیدہ لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور جلد آپ دیکھیں گے 2-4 ہفتوں میں اس سے گرام بہت نیچے آ جائے گا. اچھا، خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا جو بیانیہ ہے اس بیانیے کو پورا پاکستان ویلکم کر رہا ہے، اور وہ ان کو کہنا ہے کہ میں نے بہت صبر کیا ہے، لوگوں کو روکا ہوا ہے، جب کال دوں گا تو پھر انقلاب آ جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. خان صاحب کی یہ سوچ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب جو سوچ رہے ہیں، تو یہ کیا اس حالات میں ممکن ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب کی اگر وہ کوئی 5-6 ہزار بندے اکٹھے ہیں تو 5-6 ہزار یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اب جو سیلاب زدہ علاقے ہیں جو پاکستان میں 1-2 کروڑ جو سیلاب میں سے متاثر ہیں تو وہ تو اس کے ساتھ ہیں. اور پھر جتنے یہ سمجھتے ہیں بھی پنجاب میں جو رزلٹ ہے اس میں تقریباً 50-50 اگر چیک رزلٹ دیکھیں تو خان صاحب کے اتنے ووٹ ہیں اس سے زیادہ اگر تمام پوزیشن پارٹیوں کو ملائے گئے حکومتی اور دوسری جگہ کے تو وہ زیادہ ہیں. تو خان صاحب کو یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ لوگ ہیں، لوگ نہیں ہیں. لوگ کی باتیں سنتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے شیخ رشید ہے یا عمران خان ہے،
लोग इनकी तकरीर को एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जितना शेख रशीद साहब खुद कभी नहीं वो अकेले एमएनए नहीं बन सकता, या वो नून की टिकट में बनता रहा है या फिर पीटीआई की। एक दफा वो फेडरेशन लड़ा है और फिर लूज कर गया। तो ये लोग बस इस चटपटी बातें करके लोगों को खुश करते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। अदरवाइज अगर लोग उनकी बातें सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको वोट देते हैं। लोग जब वोट देते हैं तो बड़ा सोच समझ के देते हैं, उनको उस पार्टी को देते हैं, उस उम्मीदवार को देते हैं जो कि उनके लिए डिलीवर कर सके, कुछ काम कर सके। तो ये इलेक्शन चलाने वाले हैं, खान साहब की खाम ख्याली मंजूर हो जाएगी कि पाकिस्तान के साइड हो सकता है। तो सिर्फ तमाशा होते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। अच्छा नाजी साहब, खान साहब जो तौहीन अदालत केस में पेश हुए और जब फर्द जुर्म आयद होने वाला था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि वो खातून जज के पास जाके उसके माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो रिटन में अभी तक गैर मशरूत माफ़ी उन्होंने नहीं मांगी, क्योंकि तौहीन अदालत में गैर मशरूत माफ़ी के अलावा माफ़ी मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनका वकील हामिद खान साहब का कहना है कि जो पहले रिप्लाई उन्होंने दाखिल किया था उस पर वो कायम हैं और माफ़ी नहीं मांगी। अभी भी उनका वकील कह रहा है कि खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी है। तो ये रविश किस तरह देखते हैं, क्योंकि माजी में भी काफ़ी सियासतदानों पे तौहीन अदालत हुई और वज़राए आज़म पे भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, फिर वज़ीर आज़म का ओहदा भी ख़त्म हो गया इसी वजह से। तो खान साहब के वकील की ये बातें कैसे देखते हैं आप? देखो, वो तो हम शुरू से कह रहे हैं कि जी खान साहब को ऑल ऑफ द वे एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है, अदालतें उसको फेवर करती हैं। ये एक लाडला बना हुआ है और लाडला ये है कि पेपर तीसरा मौका अदालत दे रही है तो माफी मांगी। हमारे जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे उन्होंने तो पहले दिन ही कहा था कि हम गैर मशरूत माफी मांगते हैं। इसके बावजूद उनको ट्रायल किया गया और फिर जो है उनको सजा दी गई कि 5 साल के नायल हो गया, किसी को बेमत हो गई, तो यहाँ तक आ गया। हमने जो गैर मशरूत माफी मांगी है उसमें हमने किसी जज को पॉइंट आउट नहीं किया था। इन्होंने भी खातून जिनके नाम लेके अपने जलसे में ललकारा है, तो इतना बड़ा जो होने के बावजूद अदालत उनको मतलब उनके साथ नरम रवैया रखे हुए हमारे तो बड़ा हैरान को है। हमारा अदालत है, हम उस पर क्या तबसरा कर सकते हैं। और लेकिन इस पे कोई शक नहीं कि वो लड़ रहे हैं। अब तीसरा मौका है और हामिद खान सब कह रहे हैं कि हमने अभी भी माफी नहीं मांगी और हम कंटेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में बदकिस्मती है और बड़ी एक एम्बेरसमेंट अदालतों के लिए भी है और सारे पाकिस्तान के पहले अदालती निज़ाम जो है वो दुनिया में जो है 130 नंबर पे है या 26-20 पे है। तो इस पे और सवाल उठेंगे कि आखिर क्या खौफ है अदालतों को, कि क्या वजह है कि अदालतें इसको इतना ज्यादा रिव्यू देते हैं। तो बड़ी एक मुल्क के लिए और अदालती निज़ाम के लिए पड़ेगी एक सवाली निशान है। ठीक है सेनेटर गौस न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदा। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन कयो आहे रहमतुल्ला काकड़ साहब, जंहिंजो तालुक़ JUI सां आहे ऐं साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर आहे ऐं JUI जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला साहब। वालेकुम सलाम सर, ये बताएं, इमरान खान ने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में धावा बोलने के हवाले से अंदिया दे दिया है और उनका कहना है कि ये जो लॉन्ग मार्च होगी इस्लामाबाद की तरफ, ये नतीजा खेज़ होगी। आप क्या समझते हैं कि इससे पहले भी खान साहब आए थे, अब ऐलान किया है, तो इस मूव को कैसे देखते हैं? गुजारिश ये खान साहब का अपना फरमाना है कि जो बात आज की जाए और कल उससे पीछे हटा जाए या उससे यू कर लिया जाए, यही तो सियासत होती है। तो मैं तो बसद अदब अर्ज करूंगा कि खान साहब की किसी बात का कोई एतबार नहीं है। ये सियासत खान साहब के बस की बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेहैसियत क्रिकेट प्लेयर के हमारा एक कौमी असासर है। लेकिन ये बताया जाए कि सियासत में जिस
ट्रेंड को उन्होंने फरोग दिया है। वो शाइस्तगी दरमियान से गई, वो महज़ब्बपन, बाहमी एहतराम, मुल्की इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, यानी हमारे चारों तरफ जो हमारे पड़ोसी हैं मिडल ईस्ट में, ईरान, अफगानिस्तान, सब उसके साथ, इवन चाइना के साथ उन्होंने इस हद तक मामलात बिगाड़े कि चाइना को सीपेक जैसे एक हेवी इन्वेस्टमेंट पे काम रोकना पड़ा। खान साहब तो वो हस्ती हैं जो 1 करोड़ नौकरियां लाने वाले थे। 1 करोड़ तो अब छोड़िए, एक नौकरी ना आई, जो ऑलरेडी नौकरियों में थे सरप्लस के नाम पे उनको निकाल दिया। खान साहब ने तो अपने दौर में 50 लाख घर भी बना के देने थे लोगों को। उसमें से 3.5-4 साल में खान साहब ने अगर एक भी मकान कंप्लीट किया हो तो ये बता दें कौम को कि मैंने ये किया है। मईशत का 115 से कहाँ पे जो 115 पे डॉलर था, खान साहब जब जा रहे थे तो 150 और 155 और 180 तक उसको ले गए थे। यानी और जो अशय खुर्दनोश की वो थी, हम वी वर वन ऑफ द ग्रेट कंट्री टू एक्सपोर्ट गंदम। हमने औने पौने अपने गंदम एक्सपोर्ट की, लेकिन फिर हमें इम्पोर्ट करने के लिए ज़र मुबादला के न होते हुए हमें गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ी। यानी वो खान साहब की कैबिनेट में मौजूद ही हमारे भाई बैठे थे जिन्होंने वो आटा माफिया उसका बहरान पैदा किया। खान साहब की अपनी काबीना में जो शुगर माफिया बैठा था, उन्होंने इस मुल्क का बटा बिठाया। हम शुगर एक्सपोर्ट कंट्री थे, हमें शुगर इंपोर्ट करना पड़ी जिसमें हमारा कीमती ज़र मुबादला गया। हमने दोस्तों को नाराज किया। तो ये मैं नहीं समझता कि खान साहब की ये मूव जो है, आप देख लीजिए खान साहब फिर कौम को ये चकमा देंगे कि अब मैं आपको अगले हफ्ते या अगले महीने या फिर वो करूंगा। मुल्क को सुप्रीम कोर्ट ने कल जो अपनी ऑब्जर्वेशन की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, ये आप जो नए इलेक्शन के मुतालबे कर रहे हैं या फलाना कर रहे हैं, आपको पता है कि इस पे कितने ट्रिलियन ऑफ रुपीज के खर्चे आते हैं। तो ये मुझे यकीन नहीं आता। और जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बसत एहतराम अर्ज करूंगा, इसकी खान साहब की टीम में जो कुछ गैर संजीदा जो दोस्त बैठे हैं, वो खान साहब को किस तरह ले जा रहे हैं। ये इस मुल्क के साथ ज्यादती है, ये इस 22 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक ज्यादती है, मजाक है, और बल्कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पे एक सुबकी हुई है। तो खान साहब को तो हमारा यही मशवरा है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जो है वो इस तरह की हरकतों से बाहर आ जाए। वेट करें, जब वक्त आएगा, वक्त मुकर्ररा पे कभी खान साहब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कभी हमारी जो नेशनल लीडरशिप है उसके उनको मुख्तलिफ अलकाबात और बुरे नामों से याद करती है। कभी यानी मैं आपके इस मौजूद प्रोग्राम में उन अल्फाज का यादा नहीं करना चाहता जो खान साहब जो जिस टोन में बात करते हैं। आप जरा देख लीजिए, ये अगर नचैयों से मुल्क चलता तो ये बहुत आगे निकल के आता। सही है। काकड़ साहब ये बताएं कि खान साहब का तो ये कहना है कि उनका जो बयानिया है उस बयानिए को अवाम ने अप्रिशिएट किया है और पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। अब बाजी के जो हुक्मरान हैं उनसे एतबार ख़त्म हो गया है अवाम का, तो अवाम साथ है तो वो चेंज ज़रूर लाएंगे। तो अब तो जो चेंज आई हुई है ऑलरेडी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी तरीके से आई हुई है। खान साहब आने वाले वक्त का इंतजार करें, जब कौमी सतह के इंतखाबात का ऐलान होगा। खान साहब की पार्टी को हक है कि वो उसमें भरपूर हिस्सा लें। अगर खान साहब बच गए नाअहली से, ज्यादा इम्कान तो यही है कि अब ये जो कमिंग 29 तारीख है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, जिसमें खान साहब को मुअज़्ज़ज़ अदालत को हल्फिया बयान देना होगा और एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट अपने आप को सरेंडर करना होगा कि मैंने जो जजों के बारे में, जो जज साहबाती मोहतरम उसके बारे में जो नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उसमें गैर मशरूत वाक़ई चाहता हूँ। नॉर्मल प्रैक्टिस तो यही रहा है कि बहुत कम ऐसे लोगों को माफ किया गया है। तो अगर खान साहब को माफ न किया गया, मर्सी ऑफ द कोर्ट जो है वो काम न कर गई इसके फेवर में, तो ही विल बी डिसीटेड एंड ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम। ये तो खान साहब ने को नजर आ रहा है।
ورنہ پہلے جو خان صاحب کا ٹون تھا وہ کچھ اور تھا، اب ان کا ٹون کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ کاکڑ صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب نے اس صورتحال میں کال دینے کا فیصلہ کیا ہے جب ملک میں سیلابی صورتحال ہے، سیلاب متاثرین اب کھلے آسمان کے نیچے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ٹینٹ نہیں ہے ان کے پاس، اور طبی مسائل ہیں ان کے پاس، اس دوران ملکی معاشی صورتحال بھی خراب ہے، اگر وہ کال دیتے ہیں تو نئے الیکشن کی کا امکان کتنے حد تک ہے، یا خان صاحب کی جو ایکسرسائز ہے یہ فضول جائے گی؟ دیکھیں یہ فضول بھی ہے اگر خان صاحب کال دے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ خود مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا پورا سندھ وہ 4 سے 5 فٹ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، پورا بلوچستان جو ہے وہ اس سیلابی بارشوں میں ڈوب کے تباہ و برباد ہو گیا ہے، آپ کے ملک کی اکانومی جو ہے برباد ہو گئی ہے۔ اس وقت ہمیں باہر کے ملکوں سے ہمارے معزز پرائم منسٹر یا ہماری کیبنٹ کے معزز ارکان یا ہماری جو اپنی لیڈرشپ ہے وہ دوست ممالک سے اپیل کر رہی ہے کہ ان حالات میں ہمیں ہماری نیشنل لیول پہ مدد کی جائے، ہمیں ٹینٹ دیے جائے، ہمیں فائنینشیل ایڈ دی جائے، ہمیں خوراک دی جائے۔ خان صاحب کون سا حالات الاپ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن کی پڑی ہے؟ یہ 5 فٹ پانی میں کھڑے ہو کے کوئی ووٹ کاسٹ کرنے آئے گا؟ لوگوں کے گھر بہ گئے ہیں، اموات ہو گئی، رجسٹرڈ اموات اس وقت 3000 کے قریب ہیں، جو ان رجسٹرڈ ہیں، ان رپورٹڈ ہیں یہ 10,000 سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا قومی المیہ ہے، ثانیہ ہے، ایک قدرتی آفت ہے۔ ہمیں تو سب کو سر جوڑ کے اس کا حل نکالنا چاہیے تھا۔ ان کو کیا پڑی ہے کہ الیکشن کراؤ؟ یہ الیکشن کی ریٹ لگا کے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی نے الیکشن کرانا ہے اور پھر الیکشن کمیشن ایک اٹونومس اور کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، انہوں نے اپنے وقت پہ کرانا ہے، اس سے پہلے کیسے وہ کریں گے؟ یا یہ ہے کہ اس کو اگر سٹنگ جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی ایڈوائز کرتی ہے یا وہ ریزائن کرتی ہے یا وہ کوئی اور ایسی سچویشن ہوتی ہے جو نہیں ہو رہی ہے۔ خان صاحب نے پارلیمنٹ میں اپنا زور لگا کے دیکھ لیا، بہت بری طرح جو ان کو شکست ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے تو بلک میں استعفے دیے کہ جی ہم نہیں جاتے۔ اب یہ جو مذاق کر رہے ہیں کہ ہم 9 سیٹوں پہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے، ایسا دنیا میں کہیں ہوا ہے؟ یہ اس قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، بلکہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ اس قوم کی زخموں پہ اس وقت مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، ان کی علاج معالجے، ان کے جو لوگ جن کے گھر بہ گئے ہیں، جن کی پوری ہستی جو ہے بہ گئی ہے، یعنی ٹی وی پہ یا ہمارے سندھ یا بلوچستان یا باقی جو ہمارے پنجاب کا وہ ایریا جنوبی پنجاب وغیرہ جس میں یہ یا خیبر پختونخوا میں جو یہ پکچر دکھائی جا رہی ہیں ٹی وی پروگرامز میں، اس کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، آنکھوں میں وہ اپنے آنسو نہیں روک سکتا ہے۔ ان کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے، ان کو کال کی پڑی ہوئی ہے، ان کو گاڑیوں کی پڑی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ رحمت اللہ کاکڑ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کیا ہے شوکت بسرا صاحب جن جو تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ایم پی ٹی آئی جو اہم اگوان ہے۔ السلام علیکم شوکت صاحب۔ جی صاحب۔ شوکت صاحب یہ بتائیں کہ فائنلی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور ارلی الیکشن کے حوالے سے کوئی حکومت سے وعدہ لے کے بعد میں واپس جائیں گے۔ اس موو کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ خیز موو ہو سکتی ہے، یا حکومت کے مختلف بہانے ہیں، سیلاب کی صورتحال ہے، معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ الیکشن ہو سکے؟ دیکھیں، کوشش کرنا، محنت کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے، باقی نتیجہ تو میری رب کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس وقت ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس وقت ہم کو اپنے ذات کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں یا ہم کو اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس وقت تو خلق خدا جو ہے وہ بیچاری سڑکوں پر ہے، لوگ کو بس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہر گھر کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، بلوے ہو رہے ہیں، لوگ دفتروں پہ حملہ کر رہے ہیں، گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستی، شہر کے شہر، باپدہ والے ان کے میٹر کاٹ رہے ہیں۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ
हमें हटाया इसलिए गया था, हमारा सबसे बड़ा जुर्म ये था, वो लॉन्ग मार्च आपको याद होगा कि आज पीडीएम की 13 जमातें एक ट्रक पर थी और कहती थी कि महंगाई मार्च है, इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया है, अगर इमरान खान और रह गया तो लोग खुदकुशियां करने लग जाएंगे। तो मुझे भाई बताइए, आज वो 4 महीने वाला पाकिस्तान के हाथ का देख लें, आज जो पेट्रोल है, पेट्रोल पंप गिरा दिया, डीजल पंप गिरा दिया, महंगाई बम गिरा दिया, बिजली बम गिरा दिया, खाने पानी पीने वाली चीजों का बम गिरा दिया। तो अगर अब हम नहीं निकलेंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी हादसे से दो चार हो सकता है। हम अवाम के लिए निकल रहे हैं और उनका चूंकि इंटरेस्ट अवाम नहीं है, अवाम उनका इंटरेस्ट होता तो आज दुआए तरीके साहब के तमाम जमातें हुकूमत के अंदर हैं। लोग अभी आपने जो सैलाब का रेफरेंस दिया, सैलाब की इतनी बड़ी आफत और पूरी हुकूमत जो है वो हनीमून पीरियड पे इंजॉय कर रही है, कभी लंदन मलका के जनाजों में जा रही है, कहीं अमेरिका में जा रही है। तो ये काम जब कौम मर रही हो, कौम भूख से मर रही हो, सैलाब से मर रही हो, महंगाई से मर रही हो, तो हुक्मरान जो होते हैं, अगर हम समझते हैं कि जमहूरियत अवाम के लिए है तो फिर अवाम में रहना होता है। तो मेरे भाई, हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और इमरान खान के कंधों पे ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बोझ है। अवाम देख रहे हैं खान की तरफ, पाकिस्तान देख रहा है खान की तरफ, हम उस फर्ज को पूरा करने के लिए निकल रहे हैं। शौकत साहब, पीटीआई की जानिब से इस ऐलान के बाद राना सनाला साहब का कहना है कि डी चौक पे पीटीआई की मार्च को आने नहीं देंगे, वो F9 पार्क तक आ सकते हैं और जलसा कर सकते हैं। देखिए, अगर तो हम समझते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, अगर हम समझते हैं कि जमहूरी मुल्क के अंदर आपको पुरअमन एहतजाज का हक है, तो फिर मुझे बताइए ये कम से कम जमहूरी रवैया तो नहीं है। वो कहते ना, इधर आज सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। चले, पहले भी इन्होंने शीरखार बच्चों पे, खवातीन पे, बुजुर्गों पे, सियासी कारकुनों पर, आपको पता है टीयर गैस, आंसू गैस, वो जो दुश्मनों के खिलाफ जंगों में इस्तेमाल होती है, वो भी उन्होंने कर ली थी 25 मई को। क्या कुछ नहीं किया। अब भी अगर पुरअमन लोगों पर वो जुल्म के पहाड़ तोड़ना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। अगर पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करनी पड़ती है तो हम जुल्म करेंगे, इसलिए इस बात की कोई घबराहट नहीं है। लेकिन इससे ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी कहते हैं अपने आप को बहुत बड़े चैंपियन, जितनी जमातें कहते हैं हम आजादी है, आपको पुरअमन एहतजाज की, जलसे की, जुलूसों की, आपको धरने की, इसका मतलब ये है कि फिर तो ये सब झूठ है। इन्होंने हमारे खिलाफ जलसे जुलूस किए थे, लॉन्ग मार्च किए थे, क्या हमने आंसू गैस चलाई थी? क्या हमने एक्सपायर्ड टीयर गैस चलाई थी? क्या हमने इनको ऊपर गोलियां चलाई थी? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये घबराए हुए हैं, इनकी कांकें टांग रही हैं, इनको इस बात का पता है कि अवाम हल्के खुदा हमारे साथ नहीं है। और इंशाल्लाह इस दफा आप देखेंगे कि इस दफा इनकी ये टीयर गैस जहाजों के जरिए मारे, ये आंसू गैस या गोले या तोप के गोले मारे, अवाम ये फैसला कर चुके हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। शौकत साहब, ये बताएं कि अब पीटीआई की जो एक्टिविज़म है उससे पंजाब में मुस्लिम लीग नून काफ़ी परेशान भी नज़र आ रही है और बातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने की तैयारियां कर रहे हैं। तो कम से कम ये बात तो हुई कि पीटीआई की एक्टिविज़म की वजह से बाकी पार्टी भी एक्टिव हो रही हैं। नहीं, अगर आपके सवाल को मैं इस तरह लूं कि पीटीआई जो है, चूंकि इनको खतरा है इस वक्त पीटीआई से, इसलिए ये वही जमातें हैं जो 4 साल रोना रोती रही कि ये जुर्लू असम्बलियां हैं, इलेक्टेड वजीर आजम है, आरटीएस के नतीजे में आया था, ये जाली असम्बली है, हम इसको नहीं मानते। तो आपने देखा कि ये इलेक्शन मांग रहे थे। आज ये क्या चाह रहे हैं? हुक और माइक्रो लड़ाई के जरिए, धांधली के जरिए, खरीदो फरोख्त के जरिए हुकूमतों को बदला जाए और अवाम में ना जाया जाए। अवामी जमातें, जमहूरी जमातें तो अवाम में जाती हैं, ये अवाम में निकल नहीं सकते और खान घर बैठ नहीं सकता। इसलिए ये हर साजिश कर रहे हैं। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि मुझे आने वाले दिनों में ये लग रहा है ये पंजाब हुकूमत पे हमला करेंगे, जिसकी ये भरपूर तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि इनको इस बात का पता है कि जल्द से जुलूस शुरू होने वाले हैं। मियां साहब भी वापस आना चाहते हैं, इसाक डार साहब को आज वहां से रिलीफ मिल गया, उसके
उसके लिए पूरी मनसूबाबंदी है इनकी कि अगर हुकूमत पीटीआई के सूबे में होती है तो हम किस तरह रोक सकेंगे, हम किस तरह लोगों को जेलों में बंद करेंगे, किस तरह चार दीवारी के तकद्दुस को बहाल करेंगे, किस तरह हम लोगों पर अपने ये जो पुलिस जो अवाम की खादम होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर को जिन्होंने कंट्रोल करना होता है, और गुल्लू बट्टों को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो आपकी बात से एग्री करता हूँ, वो उनका काम है, हमारा काम हम करेंगे, अपना काम वो करेंगे। कैमरे की आंख दिखाएगी कि कौन गलत है और कौन सही है। सर इससे तो ये होगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी और ज़ाहिर पॉलिटिशियन आवाम में भी आएंगे। सुना है कि आपके जो साबिक लीडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी लाहौर आने वाले हैं, नवाज शरीफ की भी तैयारियां हैं, तो ये क्या समझते हैं कि ये एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ नहीं जाएंगे अगर लीडरशिप आवाम में आ जाए तो? भाईजान पहली बात तो ये 13 पार्टियां इकट्ठी हैं यार। आज आप अपनी कैबिनेट देखें, 72 लोगों की कैबिनेट है मेरे भाई, 72 लोगों की। जहां ये कहते थे कि हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, तो आज 72 लोग कबीला में मजे कर रहे हैं, पौधे ले रहे हैं, प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे भाई वो तो हर दम मैदान में है। पाकिस्तान का मसला ये है कि जो हमारी क्रिमिनल एलीट है वो पाकिस्तान के गरीबों का खून चूस रही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा मेरे भाई। 40-50 लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, इनका सब कुछ बाहर के ममालिक में पड़ा है। ये जहाँ यहाँ कुछ भी होगा, अल्लाह ना करे मैं और मेरा भाई दोनों प्रोग्राम करते रह जाएंगे, गरीब आदमी उसी तरह मजदूरी कर रहा होगा, दिहाड़ीदार बंदा, सरकारी मुलाजम, वो धक्के खा रहे होंगे। ये 40-50 बंदे अपने अपने जहाजों में बैठेंगे, ब्रीफ केस लेंगे और अपने असल जो ममालिक हैं, जहाँ असल इनका सारा कुछ पड़ा हुआ है, ये वहां चले जाएंगे। इसलिए मरना तो हम लोगों ने है, परेशानी हम जैसे लोगों के लिए है मेरे भाई। शौकत साहब ये बताएं कि हुकूमत तनकीद कर रही है कि एक तरफ सैलाब की सूरत हाल है, लोग खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, मुतासरीन को खाने के लिए कुछ नहीं है, तिब्बी मामलात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। उस सूरत हाल में खान साहब इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में कैसे हो सकता है ये? पहले तो इनको मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाने चाहिए सैलाब ज़दगान के लिए। ये बताए ना, सैलाब ज़दगान के लिए इनको इतना दर्द होता तो मेरे भाई मैं पहले कह चुका हूँ, तमाम के तमाम लोग सैर सपाटे पे मुल्क से बाहर हैं, और इमरान खान जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो इस वक्त 15 अरब के करीब लोगों से पैसे इकट्ठे कर चुके हैं, सैलाब ज़दगान के पास जा रहे हैं। हम तो ये देखें, इस वक्त मैं फिर कह रहा हूँ, इस वक्त खामोशी इख्तियार करना और आवाम के लिए ना निकलना, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है मेरे भाई, पाकिस्तानी आवाम के साथ ज्यादती है। तो सैलाब एक ही वाहिद हाल है कि ऐसी हुकूमत आए जिसके ऊपर आवाम इत्मीनान करे। अदरवाइज मुझे जो नजर आ रहा है, ये सबसे बड़ा इशू बिजली है, जो बिजली बम गिराया है, हर महीने लोगों ने बिल देना होता है। आप जो बलवे देख रहे हैं, जो नक्शे अमल का खतरा देख रहे हैं, जो अमन अमान की सूरत खराब होती देख रहे हैं, मैं तो ये बिजली सबसे बड़ी उसकी वजह समझ रहा हूँ। इसलिए मेरे भाई अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, अगर ऐसा मॉब निकला, ऐसे लोग निकले जिनको लीड करने वाला कोई ना हो, ना फिर वो बादशाह का घर महफूज रहेगा, गरीब की झोंपड़ी तो जले ही जलेगी। तो मुझे बताएं, फिर अगर उनको लीड हम नहीं करेंगे तो ये फिर लोग तो सड़कों कचहरियों गलियों पे सीधी लगा की तरह निकल पड़ेंगे। तो हम आवाम की नब्ज पे हमारा हाथ है, हम आवाम को लीड करने के लिए निकल रहे हैं। आवाम चाह रहे हैं कि हम उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम उनके बाल बच्चों के लिए हम उनकी जंग लड़ें। वो जंग लड़ने के लिए तहरीक इंसाफ और खान साहब सड़कों पर आ रहे हैं। ठीक है शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन ही शो तव्हां ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।